नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। उम्मीद करता हूं टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज की वीडियो में हम आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक और नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। हालांकि ये दोनों टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग जब हमने अपना लीवरेज चैप्टर कंप्लीट किया था वहां पे भी कर लिया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसकी एक एक टर्म को मैं डिटेल में समझाऊंगा, इसके फॉर्मेट को समझाऊंगा और इसी वीडियो के अंदर हम लोग काफी न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं इस सेशन के अंदर आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया ईबीआईटी और ईपीएस ये दोनों टर्म्स हम लोग अपने लीवरेज वाले चैप्टर के अंदर काफी बार यूज कर चुके हैं। ऐसे में आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को समझना कि इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली हमें ईबीआईटी और ईपीएस अलग चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग ईबीआईटी की बात करते हैं तो आप सभी ने क्या पढ़ा। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, ई से बनता है आपका अर्निंग और बी से बनता है आपका बिफोर और आई से बनता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज जिसको आप लोग समझते हो, और टी से क्या बनता है आपका टैक्स बनता है। माने ईबीआईटी का मतलब क्या है, आपको कैलकुलेट करना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है, ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझाया था उस टाइम पे हम लोगों ने काफी डिटेल में इस चीज को सीखा था। अगर मैं बात करूं ईपीएस की तो ईपीएस का क्या मुद्दा रहने वाला है। ई से तो आपका वही आपका क्या बनेगा अर्निंग, और पी से बनेगा आपका पर, और एस से क्या बनेगा आपका शेयर। माने हमें क्या निकालना है, आपका अर्निंग पर शेयर निकालना है। क्लियर, यानी कि ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। अब आप सभी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये स्पेशल चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है जब हमने लीवरेज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर इसको डिटेल में समझ लिया था। अब मेरी बातों को जरा गौर से समझिएगा। क्लियर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है जिसको एक नए फंड की अक्सर जरूरत होती है। लेट अस कंसीडर XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है। अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है तो उसको नए फंड की जरूरत पड़ेगी। अब उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि वो नया फंड कहां से रेज करे। माने हमारे पास मल्टीपल प्लान्स होते हैं, मेरे पास प्लान ए है, प्लान बी है और प्लान सी है। अब उन तीनों प्लान के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, ये वाला डिसीजन अगर आपको लेना है तो उस केस में हमें ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस काफी हेल्प करता है। जब आप लोग तीनों प्लान का अर्निंग पर शेयर जो आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उस केस में जिस प्लान का अर्निंग पर शेयर आपका ज्यादा रहेगा, हायर रहेगा, उस प्लान को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। माने आप लोगों को समझ में आया, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को नया फंड रेज करना होता है, माने लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई भी कंपनी है, इस कंपनी का नाम मैंने क्या रख दिया, आपका XYZ लिमिटेड कंपनी रख दिया, या आप लोग कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। माने मैं बिजनेस को और अलग अलग एरिया में क्या करना चाहता हूं, एक्सपेंशन करना चाहता हूं अपने बिजनेस का, जिसके लिए माय डियर फ्रेंड्स मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है। माने मेरे को कुछ नए फंड की जरूरत है। माने मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, आपका नया फंड। जो आपको नया फंड लेटेस्ट से कि मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है। क्लियर है, मेरे को कितने पैसे की जरूरत है, 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब इस नए फंड को रेज करने के लिए मेरे पास मल्टीपल प्लान है। मल्टीपल प्लान इन द सेंस, जैसे ये आपका बिजनेस चाहे तो ये प्लान ए की तरफ जा सकता है। प्लान ए का मतलब क्या है, सारा का सारा पैसा कहां से निकाल दे, सारा का सारा पैसा हम लोग इक्विटी शेयर से निकाल ले। क्लियर है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास प्लान बी भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, जैसे प्लान बी के अंदर हो सकता है मैं आपका जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है वहां से निकाल दूं। तीसरा मेरे पास एक और ऑप्शन है, मान लीजिए डिबेंचर की आप लोग बात कर सकते हैं, मान लीजिए आप लोग लोन या बॉन्ड की फॉर्म की बात कर सकते हैं, या पूरा का पूरा आप लोग बोरो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप लोग बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। हालांकि लोन की मैं बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो हमारे पास 3 प्लान है, इन तीनों प्लान के अंदर हम लोग किस प्लान को पहली प्रेफरेंस देंगे, किस प्लान को दूसरी प्रेफरेंस देंगे, या इनमें से कौन सा प्लान हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये कैलकुलेट किया जाता है इन तीनों
तीनों प्लान का अगर आप लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग ये इजीली इवेलुएट कर पाएंगे कि हमें किस प्लान की तरफ जाना है। और अर्निंग पर शेयर वाले कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए वापस से हमें किसके ऊपर जाना पड़ेगा, आपके EBIT वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपको पहले चैप्टर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ये चैप्टर आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है इसके बारे में आपको डिटेल में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार आपको क्लैरिटी हो गया कि चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, तो अब हम आते हैं आपके इन तीनों टर्मिनोलॉजी के ऊपर। EBIT क्या होता है, EPS क्या होता है, कैसे इनका एनालिसिस किया जाता है। तो ये बातें मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि जब भी हम लोग इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहां पे मैं आपका इनकम स्टेटमेंट का एक बार दोबारा से एक फॉर्मेट बना देता हूं ताकि आपको चीजें और बेटर वे में क्लियर हो सके। एक बार मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूं। अगर आप सभी को याद हो तो फॉर्मेट में केवल दो ही चीजें थी। अब मैं इसका डुप्लीकेट करके यहां पे हमारे पास केवल दो ही चीजें थी। दो ही चीजों में क्या क्या था, लेटस से कि यहाँ पे मेरे को एक चीज क्या चाहिए, मेरे को एक चीज चाहिए पर्टिकुलर्स। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लोग लिखते थे आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका पर्टिकुलर्स आ गया। और यहाँ पे क्या होता था, आपका अमाउंट होता था। और यहाँ पे आपका क्या लिखा होता था, यहाँ पे आपका लिखा होता था इनकम स्टेटमेंट। याद रखना है आपको, क्या है आपका ये इनकम स्टेटमेंट है। ये फॉर्मेट है आपके किसका, इनकम स्टेटमेंट का। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, कुछ कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग EBIT को कैलकुलेट करने के लिए या EPS को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। डिटेल में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप सभी को याद हो तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या गिवन होता है, हमें सेल्स गिवन होता है जिसका एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारे पास होता है। क्लियर? सेल्स के अंदर से मैंने बताया था दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। माने यहां से अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेटस से उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट है और ये छोटा ब्रैकेट मतलब मैं उसको क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। जैसे आप लोग इसको माइनस करते हैं, मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूं ताकि चीजें आसानी से आपको समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपका सेल्स में से VC को माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, एक अमाउंट मिल जाएगा। इस अमाउंट को क्या बोला था, अगर आप सभी ने देखा हो तो मैंने इसको बोला था आपका कंट्रीब्यूशन। क्या बोला था, आपका कंट्रीब्यूशन। तो आपको याद रखना है ये क्या आ गया, आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर मैं माइनस कर देता हूं आपका फिक्स्ड कॉस्ट, माने FC को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप लोग इसके अंदर से आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इसके बाद क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, हमें एक नई टर्म मिल जाएगी। उस नई टर्म को क्या बोला जाता है, कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अमाउंट मिलेगा जिसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं EBIT। माने ये वही आपका अमाउंट है जो हमें कैलकुलेट करना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहां से भी अगर आप लोग सबसे पहले इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, याद रखना क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट को अगर मैं यहां से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो हमें अगेन एक और नई टर्म मिल जाएगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। अगर आपने यहां से इंटरेस्ट को माइनस किया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, आपने क्या माइनस कर दिया, आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या बच गया, ओनली आपको अर्निंग बिफोर टैक्स बच गया है। क्लियर? बहुत बेसिक बात, आपको ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और अभी भी आपको आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। इसके अंदर से अब आप टैक्स को माइनस कर सकते हैं, याद रखिएगा किसको माइनस कर देंगे, टैक्स को। अगर आप लोग यहाँ से टैक्स को माइनस करते हैं तो अगेन आपके पास एक और वैल्यू बच जाएगी, एक और नई वैल्यू निकल के आएगी। लेट अस से मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे एक नया फैक्टर निकल के आएगा। अब इसके अंदर से आपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के अंदर से हमने इंटरेस्ट भी निकाल दिया, टैक्स भी निकाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्म आएगी EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर इसको प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको थोड़ा ख्याल में रखना है। सारी बातें कहां पे आती है, आपके इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट के अंदर आती हैं, जो हम लोग अक्सर अपनी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। लीवरेज एनालिसिस में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था और आज भी मैं कोशिश कर रहा हूं कोई भी ऐसी चीज आपकी छूटे ना, रह ना जाए कि जो आपको ना समझ में आई, क्योंकि आप सभी को पता मेरा एक ही एजेंडा है, जो आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर हायर एजुकेशन के अंदर हम आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। इसके लिए मेरे को आप सभी की हेल्प की जरूरत है। इस वीडियो को अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है
जितने आपके ग्रुप से आपके फ्रेंड है सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पहली दफा चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बहरहाल इतनी बातें आपको समझ में आई। यहाँ पे क्या निकल आया, आपका अर्निंग आफ्टर द टैक्स निकल आया। यहां से अगर आप लोग माइनस कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्रीफरेंस डिविडेंड क्या है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपका क्या है, आपका प्रीफरेंस डिविडेंड अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो यहां पे आपको एक और नया फैक्टर मिल जाएगा। याद रखिएगा जब आप लोग प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो यहां पे हमें एक और वैल्यू मिलेगी। क्या बोलते हैं उस वैल्यू को, ध्यान से समझना। जब भी आप लोग इसको माइनस करते हो ना तो इसको कहते हैं आप लोग अर्निंग फॉर इक्विटी। क्या निकल के आएगा आपका, अर्निंग फॉर इक्विटी। इसी का पूरा गेम रहने वाला है। यहाँ पे आपका क्या निकल आया, आपका अर्निंग फॉर इक्विटी। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, अर्निंग फॉर इक्विटी। और ये आपकी जो अमाउंट है ना यही पूरा गेम रोल है। माने जब आप लोग एक बार कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, क्या कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, जब आपको एक बार ये बात समझ में आ जाती है कि कैसे आपको अर्निंग फॉर इक्विटी कैलकुलेट करना है, तो इस अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर आप लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या निकल के आता है, आपके सामने आपका एक जो निकल के आता है रिजल्ट, उसको क्या कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लियर है। यहाँ पे आपने फॉर्मेट क्या समझा, यहाँ पे आपने देखा कंट्रीब्यूशन का हम लोगों ने यूज किया है। मैं एक बार यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके। हमने देखा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। कंट्रीब्यूशन के अंदर से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपका ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल आएगा। इसके अंदर से अगर आप लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी आ जाएगा, टैक्स भी माइनस कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट या ईएटी, अर्निंग आफ्टर द टैक्स निकल आएगा। इसके अंदर से अगर आप लोग प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं, अर्निंग फॉर इक्विटी निकल आएगा। और अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट में अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। तो ये तमाम बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर हम लोग काफी अहम चर्चा कर चुके हैं अपने लीवरेज वाले चैप्टर में। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, ध्यान से समझना कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। माने फॉर्मूले सर यहाँ पे यस, फॉर्मूले की भी आपको जरूरत पड़ेगी। इस चीज को मैं यहाँ पे हटा देता हूं क्योंकि पिछली स्लाइड में हम लोग इसको क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था जब भी आप लोग लीवरेज की बात करते हैं, लीवरेज आप लोगों को निकालना है। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, एक मिनट, हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे केवल इस फैक्टर को हटा देते हैं यहाँ से ताकि ये आपका जो टाइटल है ये यहाँ पे बना रहे। यस, इसको थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट करके ऊपर कर देते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात। सबसे पहले तो मैं आपका अर्निंग पर शेयर वाला फॉर्मूला लिख देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो आपका अर्निंग फॉर इक्विटी आया है, ये वाली जो अमाउंट आपकी अर्निंग फॉर इक्विटी, इसको आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर से। किससे डिवाइड करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से। तो इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से। तो अगर आप लोग एक बार नंबर ऑफ शेयर से इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। ये आपका पहला फॉर्मूला रहने वाला है आज की क्लास का। हालांकि हम लोग इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। माने अर्निंग पर शेयर निकालना है तो ये पूरा काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर के लिए हमें अर्निंग फॉर इक्विटी निकाल करके नंबर ऑफ शेयर से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको डिटेल में समझनी है, हम 3 तरीके के लीवरेज पढ़ चुके हैं। पहला लीवरेज क्या था आपका, जहां पे मैंने बताया था आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को। सेकंड मैंने आपको बताया था आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को, अगर आप याद हो। और तीसरा क्या बताया था, मैंने बताया था डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। यानी कि 3 तरीके के लीवरेज आपने कैलकुलेट किए थे। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था यहाँ पे जो पहला फैक्टर आया उसको दूसरे फैक्टर से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये आपका क्या निकल आएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकल आएगा। माने अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन जो आपका निकलता है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हैं किससे, आपका ईबीआईटी से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मिल जाएगा, जो हम लोग पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर ईबीआईटी को हम डिवाइड कर देते हैं ईबीटी से, सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं, माने अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, अर्निंग बिफोर द टैक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका डीएफएल निकल आएगा। और अगर आपका तीसरा क्या था, डीसीएल का मतलब क्या था, जो आपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला और जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल
फाइनेंशियल लीवरेज निकाला, इन तीनों को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका रिजल्ट निकल आएगा। ये तीनों चीजें हम लोग पहले भी कर चुके हैं आपके अपने लीवरेज वाले चैप्टर के अंदर, ये थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे, प्लस में याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे। अलोंग विद एक चीज और हमें यूज करनी है जिसका ख्याल आपको जरूर रखना है, तीसरा एक फॉर्मूला और यूज करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। क्या कहेंगे? प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, पीई रेशियो के नाम से इसको जानते हैं। तो मैं क्या कह देता हूं आपको, इसका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। अगर आपको प्रॉफिट अर्निंग रेशियो निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे जो आपका करंट प्राइस चल रहा है, यानी कि सबसे पहला फैक्टर क्या रहेगा, सबसे पहला फैक्टर रहेगा आपका करंट प्राइस। उस करंट प्राइस को भाई और बहनों हमें ईपीएस से डिवाइड कर देना है, और रेशियो है इसलिए मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये ईपी का मतलब क्या है, अर्निंग सॉरी प्रॉफिट अर्निंग। क्या याद रखेंगे आप लोग, इसको किस नाम से जानते हैं, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये आपका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। हालांकि सारी चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन काफी ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम हमसे पढ़ रहे हैं, तो उनको ये जानना जरूरी है। जिन्होंने लीवरेज चैप्टर अंडरस्टैंड नहीं किया है, वहां पे आपको इनकम स्टेटमेंट निकालना आना चाहिए, इसका कंप्लीट फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, और एक बार आपको इनकम स्टेटमेंट निकालना आ गया तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ईपीएस कैसे निकालते हैं। अब आपको ईबीआईटी तो पता ही चल गया भाई, ये तो डायरेक्ट यहीं पे निकल जाएगा। ईबीआईटी का मतलब सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अगर माइनस कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका ईबीआईटी, माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक चीज और आपको बता देता हूं, कई बार आपको टोटल कॉस्ट बोल देता है क्वेश्चन के अंदर, क्या बोल देता है वो, कि आपको क्या गिवन है, आपको मान लीजिए टोटल कॉस्ट गिवन है, ठीक है। आपको क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। इसका मतलब जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों की बात कर रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बच जाएगा आपका टोटल कॉस्ट बन जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया आपका टोटल कॉस्ट बन गया। क्लियर? बस इससे बाहर आपको नहीं जाना है। ये पूरी कहानी अगर आपको समझ में आई माय डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले अगर आपको याद है, नहीं है तो कर लीजिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप लोग इजीली इनको रिमेंबर कर पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे, ठीक है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, आप एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं, इस बात को आपको जरूर ख्याल में रखना है। जैसे अभी मैं एक आपको एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आपकी आरपी रस्तोगी वाली किताब का एक आध, यस हमारे पास एक दो एग्जांपल हैं जिनको हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी समझा है उसकी कितनी क्लैरिटी माय डियर फ्रेंड्स हम सभी को हुई है। अगर आप लोग इस सवाल को देखेंगे तो ये उसी के बेस पे, जो पूरा का पूरा उसी के बेस पे है जो अभी हम लोगों ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझा। आपका भास्कर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज ए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है आपका, 5 लाख रुपए है, जिसपे फेस वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 100 रुपए दी हुई है। तो यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन कितना है आपका 5 लाख रुपए गिवन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 लाख मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो आपकी शेयर है उसकी फेस वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 रुपए गिवन है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके देखो टोटल आपके पास कैपिटल कितना इकट्ठा हुआ, 5 लाख हुआ, एक की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है। तो अगर मैं कहूं आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अगर आप लोग कहेंगे नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर लीजिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात कर लीजिए, तो हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे। माने अगर आप लोग 5 लाख को डिवाइड कर देते हैं कितने से, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माने आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा, आपके पास अमाउंट 5000 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए इनिशियल लेवल पे आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप लोग लिखेंगे सर हमारे पास 5000 नंबर ऑफ शेयर्स थे। इतनी कैलकुलेशन हमें पहली लाइन पढ़ के आ गई है। आई होप कितनी बातें समझ में आई होंगी। टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एक्सपेंशन प्रोग्राम, देखिए ये क्या करना चाहते हैं, ये एक्सपेंशन करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस को। द कंपनी विश टू रेज द 3 लाख रुपीस, माने आपका जो नया फंड है, न्यू फंड कितना है, माने कितना पैसा इनको चाहिए, दिस इज द मेन कंसर्न, ठीक है। तो ये तो आपका पहला फैक्टर था जिससे हमने कैलकुलेशन बैठा दिया। अभी हमें कितना फंड चाहिए, न्यू फंड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नया फंड हमें चाहिए 3 लाख रुपए, याद रखिएगा कितना चाहिए हमें, 3 लाख रुपए चाहिए। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? ओके। अब आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आपका हमारे पास 3 प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और डी, सॉरी 4 प्लान है।
प्लान ए के अंदर हम क्या कहते हैं, सारा का सारा पैसा हम लोग कहां से इशू कर देते हैं, इक्विटी शेयर से इशू कर देते हैं। ये पहला प्लान है, ठीक है। दूसरा प्लान क्या है, हम 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर से निकालते हैं, 2 लाख रुपए हम उधार ले लेते हैं, जहां पे 10 रुपए का इंटरेस्ट हम लोग पे कर देंगे। तीसरा प्लान क्या है, पूरी की पूरी मनी हम लोग उधार ले लेते हैं 10% के हिसाब से, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है 1 लाख रुपए इक्विटी के ऊपर और 2 लाख रुपए हम लोग प्रेफरेंस शेयर से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 प्लान है। क्लियर हुआ, कितने प्लान है, 3 प्लान है। तो मैं एक बार इस कंपनी का नाम लिख देता हूं। ये क्या है, आपकी कंपनी, ध्यान से समझिएगा, आपकी भास्कर लिमिटेड है, ठीक है। क्या है आपका, ये भास्कर लिमिटेड। हालांकि आप लोग इसके नाम से कोई भी एक आप लोग नाम कंसीडर कर ले, कोई इसमें दिक्कत नहीं, भास्कर की जगह कुछ और भी हो सकता है। ये आपका भास्कर लिमिटेड है, जिसको करीब करीब कितना पैसा फंड रेज करना है, 3 लाख रेज करना है, जहां पे हमारे पास टोटल 4 प्लान है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आपका प्लान ए रहने वाला है, दूसरा आपका प्लान बी रहने वाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे आपका क्या आ जाएगा, प्लान बी। तीसरा क्या है आपका, प्लान सी रहने वाला है, ओके। यहाँ पे क्या आ गया, आपका प्लान सी लिख दिया। इसके बाद क्या है, आपका प्लान डी है। यहाँ पे आपके पास टोटल कितने प्लान हैं, 4 प्लान हैं। अब चारों प्लानों के अंदर क्या क्या बातें कही गई है ये आपको समझना है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग क्या कह देते हैं, फुल मनी क्या है आपका, जो आपका फुल मनी है वो कहां से निकाल दे, इक्विटी शेयर कैपिटल से निकाल दे, पहला केस। दूसरे केस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स क्या बात कही है, दूसरे केस के अंदर कही गई है, इक्विटी शेयर कैपिटल से हम लोग 1 लाख रुपए निकाल ले और 2 लाख रुपए हम लोग उधार ले ले। माने हम लोग क्या करेंगे, बोरो कर लेते हैं, कितना, 2 लाख रुपए एट द रेट कितना है, इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम इंटरेस्ट है, ठीक है। अब अगर प्लान सी की मैं बात करता हूं, तो प्लान सी के अंदर क्या कहा गया है, पूरा का पूरा हम पैसा बोरो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा पैसा हम लोग बोरो कर लेते हैं, ठीक है ना। या मैं सिंपल आपका लोन लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देता हूं, आपका लोन लिख देता हूं। लोन कितना लेना है आपको, 3 लाख का लेना है। कितने इंटरेस्ट के ऊपर है, 10% इंटरेस्ट के ऊपर है। तीसरा प्लान है। चौथा प्लान क्या कहता है, यहाँ पे आपके 2 केस बनेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल से आप लोगों को 1 लाख निकाल लेना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आप लोगों को 2 लाख निकाल लेना है। और यहाँ पे कितना है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है, समझना माय डियर फ्रेंड्स ये है, द कंपनी हैविंग द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ 1.5 लाख। अब ये क्या लफड़ा, प्रेजेंट अर्निंग तो सर हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। जब भी क्वेश्चन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट अर्निंग की बात करेगा, क्लियर है, आपका क्या करेगा, प्रेजेंट अर्निंग की बात करेगा, इनडायरेक्टली वो आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात कर रहा है, जो कितना अमाउंट रहने वाला है आपका, 1.5 लाख रुपए रहने वाला है, क्लियर। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दिया हुआ है, प्रेजेंट अर्निंग दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे उसको क्या मान लेंगे, ईबीआईटी मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है, यानी कि सिंपल लिख देता हूं, सीबी लिख दीजिए, यानी कि कॉर्पोरेट लिख दीजिए, वट एवर यू कैन से। कितना दिया हुआ है, 30% कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कहता है, आपको सूटेबल प्लान को सेलेक्ट करना है, जो 4 प्लान है। माने वही आपका पूरा कहानी, डायरेक्टली ये तो नहीं बोला ना कि आपको ईबीआईटी कैलकुलेट करना है आपको, या फिर ईपीएस कैलकुलेट करना है। आपको 4 प्लान दिए हैं, चारों के अंदर अच्छा सेलेक्ट करना है। माने हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा वर्क समझिएगा, हमें ईपीएस निकालना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर। पहले हम लोग ए का निकाल लेंगे, फिर हम लोग ईपीएस किसका निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे, फिर हम लोग ईपीएस किसका निकाल लेंगे, सी का निकाल लेंगे, फिर हम लोग ईपीएस किसका निकाल लेंगे, डी का निकाल लेंगे, ठीक है। अब इनके अंदर से जो सुपीरियर रहेगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू देगा, उसको हम लोग क्या कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन है। बड़ी कंफ्यूजन क्या है, अगर आपको फॉर्मेट क्लियर नहीं है ना, तो आपको दिक्कत होगी। फॉर्मेट के अंदर क्या था, अगर आप लोग थोड़ा पीछे जाएंगे तो फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप लोग टैकल करना चाहते हैं, तो मेरे को एक बार दोबारा से क्या बनाना पड़ेगा, आपका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इधर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन भी हो जाए हमारी। ये आपका फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, और हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 ही लाइनें रहने वाली है, तो इतना यहाँ पे आपको इसके ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। लेट अस से मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे, यस, ओके।
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आता है आपका, वही लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं आपका पर्टिकुलर्स, और यही आपके अपना इनकम स्टेटमेंट आप लोग लिख देंगे। सेल्स भी नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, और आपका क्या गिवन नहीं है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन नहीं है। इन तीनों के बाद कौन सा फैक्टर आता है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बाद डायरेक्ट आपका क्या गिवन है, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, जो तीनों केसेस में कितना है, सेम है, 1.5 लाख रुपए है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, यहां पे थोड़ी सी आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। मैं एक बार इसको हटा देता हूं, क्योंकि हमारे पास कितने प्लान है, हमारे पास टोटल 4 प्लान है। तो ये बात आपको थोड़ा ख्याल में अपने जहन में रखना है, जितने प्लान होंगे ना उसी तरीके से हमें अपनी इस स्टेटमेंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। माने हमारे पास अगर टोटल 4 प्लान है तो मेरे को कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, मेरे को 4 कॉलम ही बनाने पड़ेंगे। याद रखिएगा कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, मेरे को 4 कॉलम। तो ये आपका प्लान ए, प्लान बी, फिर क्या आ जाएगा प्लान सी, और ऐसे ही क्या आ जाएगा आपका प्लान डी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चारों कॉलम आपके बन चुके हैं देखिए। और यहाँ पे यस अमाउंट की जगह पे जैसे मैं क्या लिख देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका प्लान ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लान बी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लान सी, ध्यान से समझना मेरी बात को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लान डी आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे क्या आता है आपका सेम अमाउंट आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं आपका पर्टिकुलर्स। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ये फॉर्मेट तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं कह रहा था सेल्स भी नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, और फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है, तो तीनों चीज नहीं है, लेकिन हमें एक चीज दी हुई है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। याद रखिएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और तीनों केसेस में वो सेम है, 1.5 लाख रुपए है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, हमारे पास कितना पैसा है, 1.5 लाख है। प्लान ए के अकॉर्डिंग भी 1.5 लाख है, ईबीआईटी प्लान बी के अकॉर्डिंग भी 1.5 लाख है, और प्लान सी के अकॉर्डिंग भी हमारे पास कितना पैसा है, 1.5 लाख। ऐसे अगर आप लोग प्लान डी की बात करते हैं तो भी अमाउंट कितना है, 1.5 लाख है। क्लियर। यानी कि क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबली यहां से शुरू होगा, आपको ईबीआईटी की वैल्यू देगा। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, हमें क्या माइनस करना होगा, इसके अंदर से इंटरेस्ट माइनस करना होगा। अब इंटरेस्ट की अगर आप लोग बातें करते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्ट यानी ब्याज की बात करते हैं, तो प्लान ए के अंदर हमने क्या कहा है, पूरा का पूरा पैसा हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल से निकाल लेंगे, तो हमें कोई ब्याज देने की जरूरत तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। माने यहाँ पे प्लान ए के अंदर अगर मैं यहाँ पे माइनस करना चाहूं, क्या अगर मैं कहूं आपको क्या माइनस करना है, आपका इंटरेस्ट माइनस करना है, तो प्लान ए के अंदर तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। प्लान बी को अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख है, लेकिन 2 लाख के ऊपर क्या बात हो रही है, 10% का ब्याज हमें पे करना है। 2 लाख के ऊपर अगर आपको 10% पे करना है, माने यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो गया आपका, 20,000 हो गया। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। क्या बताया मैंने, हम नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, ईबीटी के अंदर से हमें इंटरेस्ट माइनस करना है। तो जो हमारे पास 4 प्लान है, पहला प्लान आपका प्लान ए है, जहां पर किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप लोग प्लान बी की तरफ जाते हैं तो प्लान बी के अंदर हम लोगों ने 1 लाख तो इक्विटी शेयर से निकाल लिया, लेकिन 2 लाख रुपए हमने 10% इंटरेस्ट के हिसाब से लोन लिया है। और अगर आप लोग 2 लाख का 10% निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, 20,000 आएगा। तो यहां पे मैंने प्लान बी के अंदर आपका इंटरेस्ट कितना माइनस कर दिया, 20,000 माइनस कर दिया। अब अगर आप लोग प्लान सी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट लोन है, यानी कि 3 लाख का आपको 10% निकालना है। 3 लाख का अगर हम लोग 10% निकालते हैं तो ऑब्वियसली बात है कितना आ जाएगा आपका, 30,000 आ जाएगा। माने यहाँ पे हमें कितना माइनस करना है, 30,000। अगर आप लोग प्लान डी की बात करते हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर से, आपको 2 लाख प्रेफरेंस शेयर से, तो यहाँ पे भी किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट हमें नहीं देना है। तो इस तरीके से आपका ये अगला कॉलम तैयार होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली आपका ईबीटी के अंदर से हमने क्या माइनस कर दिया है, आपका ईबीटी के अंदर से माइनस हो चुका है आपका इंटरेस्ट। और जब आपका ईबीटी के अंदर से इंटरेस्ट माइनस हो जाता है तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है, नई टर्म मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईबीटी, माने अर्निंग बिफोर द टैक्स। अब क्या करना है, इनको माइनस कर देंगे। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे करते हैं तो ये तो सेम अमाउंट आ जाएगा, 1,50,000 सेम है। अगर आप लोग 1,50,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 1,30,000 बच जाएगा। ऐसे 1,50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000 बच जाएगा।
ऐसे ही 1.5 लाख एज इट इज आ जाएगा 1,50,000। क्लियर? तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अब दूसरी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ईबीटी के बाद अगर मैं बात करूं, अब हमें क्या माइनस करना है, इसके अंदर से टैक्स माइनस करना है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे टैक्स की अमाउंट हमारे पास कितनी थी, मैंने इनिशियल लेवल पे बताया था, हमारे पास टैक्स का अमाउंट दिया गया था। कहां पे है टैक्स, अगर आप लोग देखेंगे, यस ये क्या है आपका 30% टैक्स है, माने 30% आपको हर एक प्लान का निकालना है। अगर आप लोग 1.5 लाख का 30% निकालते हैं तो 45,000 आ जाएगा। ओके, यहां तक मैंने लिख दिया। अब 1,30,000 का 13 तिया 39, 39,000 आप लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर 12 24 12 तिया 36,000 रुपया, यहाँ पे इसका 30% हो जाएगा। और 1.5 लाख का कितना आ जाएगा, वापिस से 45,000 हो जाएगा। ये वाला हमें क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि टैक्स हमें क्या करना है, यहाँ से सबट्रैक्ट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे 1 मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अब क्या करना है, अगली टर्म हमें क्या मिलेगी, ध्यान से देखो, अगली टर्म हमें मिलेगी, जब आप बीबीटी में से टैक्स माइनस कर देते हो तो हमें क्या मिलता है, ईएटी माने अर्निंग आफ्टर द टैक्स। अब क्या करना है, 1,50,000 के अंदर से मेरे को माइनस कर देना है क्या, 45,000। तो ऑब्वियस सी बात है आपका 1,05,000 बच जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कितना बचा आपका, 1,05,000 बचा। अगर आप लोग यहाँ पे 39 माइनस करोगे तो 91,000 बच जाएगा। ओके, अगर आप लोग 36 माइनस करते हो, अगर आप लोगों के पास 1,20,000 है तो इसके अंदर से मेरे को क्या करना है, 36,000 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 84,000। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 84,000। ऐसे अगर आप लोग यहाँ पे माइनस करोगे तो सेम अमाउंट आएगा 1,05,000। क्लियर? तो यहाँ पे पहली स्टेप क्या थी, हमें दे रखा था ईबीटी के अंदर से इंटरेस्ट माइनस किया, आपको ईबीआईटी के अंदर से इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी निकल आया, ईबीटी के अंदर से टैक्स माइनस किया तो ईएटी निकल आया। अब इसके अंदर से अगर आपको फॉर्मेट याद है तो क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा प्रीफरेंस डिविडेंड। अगर आप सभी को याद है तो क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रीफरेंस डिविडेंड। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर 4 प्लान है, यहाँ पे पूरा का पूरा इक्विटी शेयर है, तो यहाँ पे कोई प्रीफरेंस डिविडेंड हमें नहीं देना है। अगर प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं देना है तो ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। अगर आप लोग सेकंड प्लान की बात करते हैं, प्लान नंबर बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें क्या नहीं देना है, कोई प्रीफरेंस डिविडेंड यहाँ पे नहीं देना है, तो यहाँ पे भी ये हटा देंगे, यहाँ पे भी कोई इसकी अमाउंट नहीं आएगी। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड, यहाँ पे तो पूरा अमाउंट लोन का है, तो यहाँ पे कोई प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे 2 लाख के ऊपर आपका प्रीफरेंस शेयर आपका लगा हुआ है। माने अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर था, 2 लाख के ऊपर 8% प्रीफरेंस शेयर है, तो 8 दूनी 16,000, आई थिंक 2 लाख का कितना बनेगा आपका 16,000 बन जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट निकालना है हमें, 8% निकालना है। अगर मैं इसका 8% निकालता हूं तो 16,000 बनेगा, माने कितना माइनस करना है यहाँ पे हमें 16,000 यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस कर देना। सिंपल। तो ये एक आपकी बुनियादी स्टेप है जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो इजीली आप फाइनल कैलकुलेशन तक पहुंच पाएंगे। अगर आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक नई टर्म मिलेगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएटी। माने आप लोग क्या, सॉरी ईएटी नहीं, माने अर्निंग फॉर इक्विटी। सिंपल क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे हम लोग अर्निंग फॉर इक्विटी। क्लियर? तो ये आपकी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या बन गया आपका अर्निंग फॉर इक्विटी। सेम अमाउंट कितना है आपका 1,05,000 है। ओके, इसके बाद क्या करना है, 91,000 है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है 84,000। ओके, यहाँ पे भी सेम अमाउंट है। हाँ, आपका 1,05,000 के अंदर से मेरे को माइनस करना है 16,000, तो आपका कितना बनेगा 89,000। ठीक है, कितना बन गया आपका 89,000 बन गया। अब इसके अंदर से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ये जो अमाउंट है इसको डिवाइड करना है हमें नंबर ऑफ शेयर से। तो यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, ये एक प्राइमरी एजेंडा है। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स की। अगर आप लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहते हैं तो क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या था, क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो इनिशियल लेवल में प्लान हो ना हो 5,000 शेयर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है। और यहाँ पे हमने क्या कहा, आपका जो फुल अमाउंट है, फुल अमाउंट कितना था 3 लाख। 3 लाख आपका हमें रेज करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कितने की बात हो रही है, 3 लाख की। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, कितना फंड रेज करना है हमें, 3 लाख फंड रेज करना है। एक शेयर की कीमत हम लोग 100 रुपए लेके चल रहे हैं, तो ये कितना हो गया आपका 3,000 हो गया।
क्लियर है, तो ये आपका कितना है 3000 आ जाएगा। क्लियर। और ऑलरेडी कितने शेयर थे, ऑलरेडी हमारे पास 5000 शेयर थे, माने प्लान ए के बाद 5000 पहले के 3000, ये टोटल शेयर कितने आ जाएंगे आपके 8000। तो यहाँ पे कितने शेयर आ गए आपके 8000 आ गए। अब प्लान बी की तरफ देखिए, प्लान बी के अंदर क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 1 लाख है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाख को अगर मैं डिवाइड करूंगा 100 से 1000 आ जाएगा। 5000 पहले के शेयर है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे टोटल 6000 शेयर आ जाएंगे। क्लियर। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप लोग और देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे लोन का अमाउंट है पूरा का पूरा लोन का है, जो इनिशियल लेवल पे शेयर थे वही रहेंगे। अगर आप लोग और थोड़ा आगे चलते हैं तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का 2 लाख, 1 लाख के ऊपर इक्विटी शेयर है, 1 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे, 1000 शेयर 5000 पहले के, टोटल शेयर कितने हो जाएंगे आपके 6000 शेयर हो जाएंगे। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, अब अगर आपको प्लान सेलेक्ट करना है कि आपको प्लान ए की तरफ जाना चाहिए कि प्लान बी की तरफ जाना चाहिए, तो मेरे को निकालना पड़ेगा आपका प्राइस निकालना है, या मैं कहूं आपका अर्निंग पर शेयर निकालना है। क्या निकालना है आपको, ईपीएस निकालना है, अर्निंग पर शेयर। अब ये आपका थोड़ा सा लिखने का तरीका देख लीजिए, अर्निंग पर शेयर मेरे को ए प्लान के लिए निकालना है, तो मेरे को डिवाइड करा देना है, किसको डिवाइड करा देना है, आपकी अर्निंग फॉर इक्विटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करा देना है। अगर आपको याद हो तो मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको समझाया था। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इन दोनों को डिवाइड करा देना। तो 1,05,000 को मेरे को डिवाइड करा देना है, कितने से डिवाइड करा देना है, 8000 से डिवाइड करा देना है। तो मेरे पास है 13.125। क्लियर है, कितना आ गया आपका 13.125। अगर आगे बात करूं मैं, अर्निंग पर शेयर आपको कैलकुलेट करना है प्लान बी के लिए, तो यहाँ पे मेरे को 91,000 को 6 से डिवाइड करा देना है। 91,000 को हमें 6 से डिवाइड कराएंगे, सॉरी 6000 से डिवाइड कराएंगे, तो आपका कितना बनेगा 15.15, यानी कि ये बन गया आपका 15.16। और अगर आप लोग आगे देखेंगे, आपका अर्निंग पर शेयर प्लान सी के लिए अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 84,000 को मेरे को डिवाइड करा देना है 5000 से, सॉरी कितना आ जाएगा 16.8 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप लोग लास्ट एंड फाइनल 89,000 को डिवाइड कराते हैं 6000 से, ठीक है ना, तो 6000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 14.8 आ जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर फॉर द प्लान डी कितना आ गया आपका 14.83। अब आपको ध्यान क्या देना, आपको ध्यान ये देना है इनके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है ये वाली, अर्निंग पर शेयर, यानी कि प्लान सी के लिए, जहां पे आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 16.8। तो हम लोग किसको सेलेक्ट कर लेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे आपके प्लान सी को। प्लान सी आपका क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। क्लियर। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग तमाम कैलकुलेशंस को कर सकते हैं।